हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आईएएस मुख्य परीक्षा या सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन या जीके क्वेश्चन पेपर 1 का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन पेपर का सिलेबस डिसाइड किया है, कौन से पार्ट को कितना वेटेज दिया है। और इस विश्लेषण के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी का कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा मजबूत है और कहाँ पर आप कमी रख रहे हैं। तो उसको आपको साउंड करने के लिए फिर एडिशनल एफर्ट करना होगा। और आईएएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग के लिए हम जयपुर सेंटर पर कोचिंग क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर को 20 डेज में कवर किया जाता है और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिविल सेवा प्रधान परीक्षा या मुख्य परीक्षा में जीके के 4 पेपर होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर होता है निबंध का और एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है और इसके 2 क्वेश्चन पेपर लिए जाते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर के लिए 250 मार्क्स अभी यूपीएससी ने डिसाइड किया हुआ है। सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1, देखिए जिस तरीके से यूपीएससी ने सिलेबस डिसाइड किया हुआ है, अगर आप इसका विश्लेषण नहीं करेंगे और नहीं समझेंगे तो देन कभी भी साउंड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और हम इस एग्जाम को क्रैक करने से चूक जाएंगे। ध्यान रखना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तैयारी ठीक है और कुछ लोग अभी तैयारी के फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट्स को इसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी एक्चुअल पोजीशन है कहाँ पर और आपको कौन सा इंप्रूवमेंट सुधार करना है। तो जीएस के क्वेश्चन पेपर 1 में सिलेबस के नाम पर यूपीएससी ने 3 सेक्शंस को शामिल किया है। एक है इसमें इतिहास सेक्शन, हिस्ट्री का पार्ट दिया गया है और इस इतिहास में दोनों हैं, इंडिया और वर्ल्ड, यानी भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। इंडियन हिस्ट्री में से कुछ सेक्शंस को शामिल किया गया है। दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर में है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी और समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दे, इंडियन सोसाइटी। और तीसरा पार्ट है जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल और ज्योग्राफी में दोनों सेक्शन है, इंडिया और वर्ल्ड, भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ कॉमन टॉपिक्स। देखिए सिलेबस के नाम पर यूपीएससी ने कितना कम मेंशन किया हुआ है और क्वेश्चंस किस किस रेंज से पूछे जा रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए 250 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको 3 आवर्स में 3 घंटे में लिखना होता है और इसमें डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी पर डिपेंड करता है कि कभी 100 शब्द में किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दिया जाता है, कभी 150, कभी 200 और कभी 250, 250 तक किसी क्वेश्चन का शब्द में आंसर आपको लिखना होता है। तो ये यूपीएससी हर साल थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर देता है। तो ये नेचर है क्वेश्चन पेपर की। इतिहास में भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में केवल 4 लाइनें दी गई हैं सिलेबस के नाम पर कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल तक विभिन्न प्रकार के कलारूप, साहित्य और स्थापत्य कला का विकास। और दूसरी लाइन दी गई है कि मध्य 18वीं शताब्दी के बाद की विभिन्न घटनाएं। और तीसरी लाइन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले विभिन्न व्यक्तियों संगठनों की भूमिका। और चौथी लाइन दी गई है कि आज़ादी के बाद भारत का एकीकरण और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ है। और विश्व के इतिहास में कुछ टॉपिक्स दिए गए
कि 18वीं शताब्दी से विश्व के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जिनमें उसने मेंशन किया है कुछ क्रांतियां, जैसे औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, और उपनिवेशवाद एवं विउपनिवेशवाद। और इसी के साथ दिखाया है कि विश्व में किस प्रकार पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद का विकास हुआ। सिंपली इतना लिखा गया है, ये इतिहास का सिलेबस है। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो 80 से 90 अंक के क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए। भारतीय समाज में कई टॉपिक्स को शामिल किया गया, मुख्यतः 4 टॉपिक्स उसने मेनली इसमें इंक्लूड किए हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता और भारत में सामाजिक विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी पर है। फिर भारत के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, जिसमें महिलाएं, महिला संगठन, जनसंख्या, निर्धनता, नगरीकरण, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव हुआ है, और समाज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसे क्षेत्रीयता हुआ, पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिकता। और 80 से 90 अंक का ही वेटेज क्वेश्चन पेपर में लगभग भारतीय समाज को दिया गया है। और तीसरा सेक्शन है भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल। इस पर केवल 3 लाइनें सिलेबस में दी गई हैं। एक लाइन तो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का भारत और विश्व में वितरण, नेचुरल रिसोर्सेज का, और उनको लेकर के विभिन्न प्रकार की समस्याएं। और दूसरी लाइन दी गई है कि उद्योगों का स्थानीयकरण, यानी विभिन्न प्रकार के उद्योग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में भारत और विश्व में लगाए गए हैं। आखिर इन उद्योगों के लोकलाइजेशन के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। और तीसरा दिया गया जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और वर्ल्ड। इतना सिलेबस है क्वेश्चन पेपर 1 का। तो बहुत शॉर्ट में यूपीएससी ने बताया है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बहुत डीप में जाकर के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। तो देन अब हम इसके आगे वाले हिस्से पर बात करते हैं, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन को कुछ हम मदद कर सकें। सबसे पहले आते हैं हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं। और भारतीय इतिहास में जब उसने कहा है कि प्राचीन काल से मध्यकाल, आधुनिक काल तक विभिन्न प्रकार के कलारूप, साहित्य और स्थापत्य कला का विकास, तो देखिए इस टॉपिक को हम इस तरीके से कवर करेंगे। टॉपिक बहुत बड़े हैं, जब आप कभी पढ़ने के लिए कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये सब समझाया जाएगा। अभी सिंपली समय का अभाव मेरे पास है और एक वीडियो मुझे शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझानी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आर्ट फॉर्म, कलारूप। अब देखिए कलारूप विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें हमें एक चित्रकला को रखना चाहिए, पेंटिंग्स को, और पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे अच्छी जो पेंटिंग है दिस द अजंता पेंटिंग्स। तो अजंता पेंटिंग्स पर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भाई अजंता पेंटिंग्स क्या है, और अजंता पेंटिंग्स को दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग्स क्यों कहा जाता है, अजंता पेंटिंग्स के सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस एस्पेक्ट क्या हैं। तो पेंटिंग्स में अजंता पेंटिंग्स, और उसके बाद फिर मध्यकाल में आप इसको ले जाएंगे तो जहांगीर के समय, तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय पेंटिंग्स में किस प्रकार के न्यू एलिमेंट्स जोड़े गए, तो वो आपको माइंड में होना चाहिए कि एंशियंट पेंटिंग से मिडाइवल पेंटिंग में एंटर करते हैं तो क्या बदलाव आता है। और आधुनिक काल में चित्रकला, तो राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, तो राम मनोहर मिश्रा, अवनींद्र नाथ टैगोर, इन सभी की पेंटिंग स्टाइल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो देन आप पेंटिंग्स जैसे आर्ट फॉर्म को प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक भारत तक कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो कला रूप है यह है मूर्ति कला, स्कल्पचर्स या स्टैचू आर्ट। मूर्ति कला में आप बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं गांधार की मूर्ति कला, दूसरा एलोरा की मूर्ति कला महाराष्ट्र में, और तीसरा एलिफेंटा। तो गांधार जो मूर्ति कला है भारत के बाहर विकसित हुई कुषाण वंश के राजाओं के समय में। तो गांधार कला का सब्जेक्ट बौद्ध है, लेकिन स्टाइल उसकी ग्रीक, यूनानी और रोमन है। तो गांधार कला यूनान और रोम की कितनी ऋणी है, यानी गांधार कला पर उसका जो प्रभाव है वो किस किस रूप में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या आप मानते हैं कि गांधार कला अपनी स्टाइल में यूनान और रोम की ऋणी थी, जबकि उसका मेन जो थीम था वो इंडियंस था। तो गांधार कला को आप पूरी तरह से कवर करेंगे, बहुत सारे डायमेंशन है इसके। एलोरा और एलिफेंटा तो दोनों महाराष्ट्र में है,
इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा को लेकर के बनाई गई ज़्यादातर। और ये जितनी भी थीम्स हैं, मूर्तियों के साथ थीम्स दी गई हैं, ये भारत के दर्शन और परंपराओं के अनुसार हैं। तो भारत में जो दर्शनों का विकास हुआ है, 6 प्रकार के दर्शन, और जो हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रही है परंपरा, उसके अनुसार मूर्ति बनाई गई है। जैसे कि भगवान शिव का तांडव नृत्य करते हुए कई प्रकार की इमेज दिखाई गई हैं मंदिरों में और विभिन्न मूर्तियों में। तो तांडव नृत्य क्या है, तो भगवान शिव को यह नृत्य करते क्यों दिखाया गया है, इसके विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट क्या हैं, इसका उस समय क्या रोल था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को बांसुरी वादक, फ्लूट प्लेइंग कृष्णा के रूप में दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसका क्या हो सकता है। और तीसरा, महिषासुर मर्दिनी यानी माता दुर्गा एक महिषासुर राक्षस का किस प्रकार से वध करती हैं। गंगा का अवतरण, एलिफेंटा और एलोरा में जब आप देखेंगे तो भगवान शिव की जटाओं से गंगा का अवतरण होता है, और भगवान विष्णु के 10 अवतार। तो ये जो मेन थीम्स हैं, इन थीम्स को लेकर के पिछले वर्षों में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मूर्तिकला, चित्रकला और एक है संगीत कला। संगीत कला के बारे में आप बता सकते हैं कि प्राचीन काल में जो आर्ट फॉर्म था संगीत, इसमें केवल सामवेद और गुप्तवंश के शासक समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। लेकिन जब हम मध्यकाल में जाते हैं तो वहां पर आपको अमीर खुसरो को और तानसेन को दोनों को मेंशन करना होगा। और अमीर खुसरो और तानसेन किस प्रकार से दो अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन था, तो इस पर आपको पूरी प्रिपरेशन आपकी करके जानी पड़ेगी। और आधुनिक काल में अंग्रेजी सरकार ने म्यूजिक आर्ट फॉर्म्स को किस प्रकार से डेवलप किया। आधुनिक काल में म्यूजिक के बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स उसमें बन जाते हैं। इसके अलावा एक और कला फॉर्म आप दिखा सकते हैं, स्तूप कला, द स्तूप आर्ट। और स्तूप क्या होता है, स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। स्तूप में आपको मेनली ये पढ़ना है कि स्तूप कला किस प्रकार से उस समय भारत के लोक रूप, भारत में लोकल कम्युनिटीज में जो बिलीफ्स थे, विश्वास थे, उनके साथ साथ गौतम बुद्ध के आदर्शों को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये 4 मुख्य आर्ट फॉर्म है जिनको आपको कवर करना ही होगा, और इन पर क्वेश्चन ज्यादातर पिछले वर्षों में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद फिर आप बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य का विकास प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल आधुनिक काल तक कैसे हुआ, इसमें आप सबसे पहले बताएंगे चीनी साहित्य, चाइनीज लिटरेचर, यानी चीन के विद्वान फाइयान, वेनसांग, त्सिंग, माहुयान, इन्होंने भारत की यात्रा की, भारत में लंबे समय तक यहाँ पर रहे। इन्होंने जो भी टेक्स्ट लिखे, क्या उन टेक्स्ट के आधार पर हम भारत के इतिहास को दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। तो इतिहास के पुनर्लेखन का अर्थ क्या है, तो इनके कंटेंट को हिस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है, ये आपको समझना होगा। इन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से यूनानी लिटरेचर, यानी जो ग्रीक लिटरेचर है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। और तीसरा फारसी लिटरेचर। तो जब भारत पर सल्तनत और मुगलों का शासन आरंभ हुआ तो इंडिया में ज़्यादातर लिटरेचर है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। तो क्या हम फारसी साहित्य को उस समय का युगबोध मान सकते हैं, स्पिरिट ऑफ एज। तो फारसी इतिहास के साथ कौन सी नई चीज़ें इंडिया में शुरू होती हैं, जैसे बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज और हिस्टोरिकल राइटिंग्स। तो ये सारी चीज़ें फारसी इतिहास लेखन के साथ शुरू होती हैं। तो फारसी इतिहास के विभिन्न डायमेंशंस क्या हैं, वो सब आपको इसमें समझना पड़ेगा। इसी प्रकार मध्यकाल में इस साहित्य के अंतर्गत सूफी साहित्य और भक्ति साहित्य, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक आंदोलन हुए, उन्होंने लिटरेचर की डायरेक्शन को किस प्रकार से डाइवर्ट किया है, किस प्रकार से लोकल कल्चर्स को एक लिटरेरी ऑर्गेनाइज फॉर्म में उन्होंने उस समय प्रेजेंट किया है। तो इसका आपको एक इंपॉर्टेंस देखना पड़ेगा। और फिर मध्यकाल में जब आप जाते हैं, अकबर के समय में साहित्य में डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ कि अकबर का समय गोल्डन एज कहा जाता है लिटरेचर का। तो वहाँ पर साहित्य की बहुत सारी विधाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। और आधुनिक भारत में किस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिटरेचर को ट्रांसलेट किया है, और उसके अलावा उन्होंने न्यू लिटरेचर इंडिया में इन्फ्यूज़ किया था। तो ये जानकारी आपको लिटरेचर को लेकर के यहाँ पर पढ़नी होगी। और इसके बाद आता है स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो कला फॉर्म है, इसमें एक तो आप बताएंगे अभिलेखों के बारे में, अशोक के अभिलेख, अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो अभिलेखों में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। अभिलेख के अलावा आपको दूसरा बताना है कि इंडिया में न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट, यानी सिक्का शास्त्र कला,
तो सिक्का जो शास्त्र कला है, न्यूमिस्मेटिक्स जो आर्ट फॉर्म है, उसमें सबसे ज्यादा डाइवर्जेंस हमको दिखाई देता है यूनानी और गुप्त वंश के राजाओं के समय। तो गुप्त वंश के राजाओं ने जो सिक्के चलाए वो इतने ज्यादा टाइप्स के हैं कि उसके आधार पर यह एक न्यू आर्ट फॉर्म के रूप में भारत में डेवलप हो गया है और उनके इतिहास को लिखने में यहां से बहुत ज्यादा हेल्प ली गई है। तीसरा आप बताएंगे इसमें मंदिर। तो मंदिर की नागर शैली और द्रविड़ शैली और इन दोनों के मिलने से बनी तीसरी बेसर शैली मध्य भारत में। तो नागर और द्रविड़ और बेसर शैली के बेसिक फीचर्स क्या है, इनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इनमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस किस आधार पर हुआ है, ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। और चौथा है आपका रॉक कट आर्किटेक्ट यानी शैलकृत स्थापत्य, चट्टानों को काट करके किस प्रकार भारत में एक न्यू आर्किटेक्चर फॉर्म डेवलप हुआ है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर को आप पढ़ेंगे फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम यानी मीसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल में चट्टानों को काट करके मनुष्य उस समय उसमें रहता था और उस पर पेंटिंग करता था और पेंटिंग्स के माध्यम से वह अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी जीवन को, अपने समाज और धर्म को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि मीसोलिथिक आर्ट, मध्यपाषाण कालीन जो कला थी वो किस प्रकार आधुनिक कला की प्रीडेसेसर्स बनी, पूर्वगामी बनी और आधुनिक कला को उसने किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया है, क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं जो सम्राट अशोक और उसके पोते दशरथ ने बनाई बिहार जिले में। इसके बाद फिर बादामी की गुफाएं जो बादामी के चालुक्य वंश के शासकों में बनी। तो बहुत सारा रॉक कट आर्किटेक्चर आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और जब आप मध्यकाल में जाएंगे तो किस प्रकार से भारत में मस्जिद, मकबरा और मीनार बनाए गए और एक पब्लिक बिल्डिंग्स का एक क्रेज शुरू हुआ और फोर्ट बनाए गए, किले, आगरा का किला, लाहौर का किला, दिल्ली का लाल किला और ताजमहल। तो ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल में अचानक से बदलाव आया है, ये एंशिएंट हिस्ट्री को किस प्रकार से अपग्रेड करता है। और आधुनिक काल में जब आप आर्किटेक्चर आर्ट फॉर्म को डेवलप करते हैं अंग्रेजी साम्राज्य में, तो दो प्रकार के बिल्डिंग्स मेनली उन्होंने बनाए। तो एक तो उन्होंने इंडिया के रिमोट एरियाज में जैसे हिल स्टेशन पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हिमालय पर्वतमाला के अधिकांश क्षेत्रों में उन्होंने जो हिल स्टेशन डेवलप किए हैं, तो उनके आर्किटेक्चर का बेसिक पार्ट था। तो हिल स्टेशन के पीछे व्हाट वाज द ब्रिटिश आइडियोलॉजी, वो क्या थी, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई, चाहे दिल्ली का विकास उन्होंने किया, चाहे मद्रास का किया, बंबई का किया, कलकत्ता का किया, तो ये जो आर्किटेक्चर फॉर्म था इसके मेन थीम्स उस समय क्या थे, इतना आप समझेंगे तब आपका पहला वाला टॉपिक कवर होगा। इसके बाद आते हैं फिर हम सेकंड कि 18वीं शताब्दी से भारत की विभिन्न प्रकार की घटनाएं। तो 18वीं शताब्दी का मध्य और इसके बाद की विभिन्न घटनाएं, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से ले रहा है, मिडिल फेज से, मध्यकाल से। इसका अर्थ हो गया कि 1750 के बाद से भारत में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन आपको करना पड़ेगा और इसमें कौन कौन सी घटनाएं देखिए और इनके बारे में आपको पूरी स्टडी करनी होगी। तो 1750 के आसपास हम इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर ट्रेस करना चाहें तो ये पूरी तरह से विखंडित राजतंत्र है। यानी हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में हमें भारत पूरी तरह से एक फ्रैगमेंटेड पॉलिसी, विखंडित राज्यतंत्र के रूप में दिखाई देता है, जहां पर मैसूर एक राज्य के रूप में स्थापित है, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान खड़े हुए हैं। नीचे फिर मराठा एम्पायर है, जहां पर पेशवाओं के अधीन एक सेपरेट फोर्स क्रिएट की जा चुकी है। तीसरा, हैदराबाद में निजाम स्थापित हो गया है। और चौथा, उत्तर भारत में भारत का जो मुगल सम्राट है, यानी मुगल सम्राट की पोजीशन इस समय बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है और उसको चैलेंज करने वाली रीजनल पावर्स हैं, जैसे कि बंगाल का नवाब। तो ये विखंडित राज्यतंत्र है कि पूरे भारत पर कोई एक अब रूल नहीं करता, बहुत सारी पॉलिटिकल पोजीशन हमको दिखाई देती है। और उधर 1750 के कुछ सालों के बाद पंजाब में हमारा रणजीत सिंह का राइज होगा, तो रणजीत सिंह ने फिर पंजाब को यूनाइट किया है। और इस 1750 की अवधि में हमें क्या दिखाई देता है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का इमरजेंस होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने वाली कंपनी थी, वह धीरे धीरे भारत में पॉलिटिकल पावर बनने की ओर मूव कर जाती है और उसने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता
और प्लासी का जो युद्ध है ये भारतीय इतिहास में लैंडमार्क माना गया। 1764 में फिर बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। और किस तरीके से कंपनी की भारत में एंट्री हो जाती है, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से आपको ये घटना भी इस समय पढ़नी होगी। तीसरी घटना के रूप में आप बता सकते हैं 18वीं शताब्दी का मध्य जब राजनीतिक दृष्टि से भारत में कमजोर था, तो इसी समय भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और मराठों के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि 18वीं शताब्दी का जो मध्य है वो एक लैंडमार्क क्यों बन जाता है। और चौथा एस्पेक्ट आप बता सकते हैं कि इंडिया में इस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यानी भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाया जा रहा है रीजनल पावर्स के स्ट्रगल के कारण और यूरोपीय कंपनियों के कारण। इतने एस्पेक्ट आपको इसमें सब पढ़ के जाने होंगे। फिर अगला एस्पेक्ट है कि भारत में विभिन्न चरण स्वतंत्रता संग्राम के, तो राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम वाले टॉपिक को आप कैसे कवर करेंगे। टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और देन इसको कवर करने के लिए आपको सबसे पहले कहा है इसने विभिन्न प्रकार के चरण, तो उसकी बात करते हैं। इसके बाद फिर हमें 1857 रिवल्ट 1857 विद्रोह को देखना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का एक फेज ही माना जाता है। और फिर भारत में पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए उन पर भी थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए। और लास्ट में फिर कुछ व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व हम दोनों साइड से देखेंगे कि भारत के प्रमुख जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनका रोल क्या रहा और अंग्रेज सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी गवर्नर जनरल की पोजीशन क्या थी। देखिए, तो 4 एस्पेक्ट आप इसमें डिस्कस करेंगे तो ये आपका लगभग पूरा हो जाएगा। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो चरण हैं, तो इसमें कांग्रेस की स्थापना से आपको शुरुआत करनी है कि कांग्रेस का सामाजिक आधार क्या था शुरुआत में और किस तरीके से सामाजिक आधार में लगातार इसमें फिर इन्हांस हुआ है। तो कांग्रेस का जो पहला चरण है वो नरमपंथी चरण। तो नरमपंथी चरण की मूल विचारधारा क्या थी, ये कितने सफल रहे और कितने विफल रहे, ये आपको बताना होगा कि नरमपंथी चरण क्यों सफल नहीं हुआ और इसको बाद में गरमपंथी ने या उग्रवादी चरण ने रिप्लेस किया। फिर इसी प्रकार गरमपंथी चरण का मूल्यांकन कीजिए, लिखित में आपके पास होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में ये सफल रहे और इन क्षेत्रों में विफल रहे। और गरमपंथी चरण जब फेल हो गया तो किस प्रकार से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ और गांधीवादी आंदोलन का राइज हुआ। तो गांधीवादी आंदोलन के साथ ही आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को लीड किया तो किस प्रकार से उन्होंने नए तत्वों को इसमें इंक्लूड कर दिया। तो गांधी जी अपने साथ सत्याग्रह की तकनीक, अहिंसात्मक आंदोलन की तकनीक लेकर के आते हैं। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन में अब कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वराज की मांग, होम रूल की डिमांड। 1930 के दशक से क्या डायरेक्शन बदलती है राष्ट्रीय आंदोलन की, अब अंग्रेजी सरकार के उन अन्यायपूर्ण और शोषण करने वाले कानूनों का विरोध, अंग्रेज सरकार का बहुत बड़े स्तर पर बॉयकॉट और पॉलिटिकल स्ट्रगल, सरकार के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई। तो हर दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ ना कुछ बदलाव हुए और गांधी जी की लीडरशिप को इसमें आपको इवैल्यूएट करना है कि गांधी जी की लीडरशिप में वो कौन सा करिश्मा था, चमत्कार था, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने गांधी जी को उस समय फॉलो किया है। 1857 के विद्रोह को लेकर आपको ये पढ़ना है कि अंग्रेजी सरकार की नीतियों ने किस प्रकार भारत में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो अंग्रेज सरकार की आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, शिक्षा नीति, समाचार पत्र नीति पर एक व्यू आपके पास होना चाहिए और इन सभी नीतियों का रिजल्ट 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह पर जो क्वेश्चन आते हैं मेनली इसकी नेचर को लेकर पूछे जाते हैं कि इस विद्रोह की प्रकृति किस प्रकार की थी। तो इसकी नेचर को कवर करेंगे। पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आपको ये पढ़ना है कि इन आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रयास किए और वो कितने सफल रहे। दलित वर्ग, समाज के वंचित कमजोर वर्गों के जीवन में कितना उत्थान आया और पुनर्जागरण की जो विभिन्न धाराएं थी, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और यंग बंगाल आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो 5 मुख्य धाराएं। इन 5 मुख्य धाराओं में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे
उसके साथ साथ स्पिरिट में इनमें यूनिटी किस प्रकार से थी, आपको उस एलिमेंट को भी पकड़ना पड़ेगा। और फिर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व, महात्मा गांधी, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, राजनीतिक योगदान, सामाजिक योगदान, आर्थिक योगदान, सांस्कृतिक योगदान आपको पढ़ना पड़ेगा। 4-4, 5-5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप आंसर लिख सकें। और अंग्रेज गवर्नर जनरल्स की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसमें सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लॉर्ड डलहौजी की राज्यों को हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आपको पढ़ने वाला लॉर्ड बेबल, कि लॉर्ड बेबल ने किस प्रकार लास्ट में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को डाइवर्ट करने का एक प्रयास किया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में इतनी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद फिर एक टॉपिक दिया है कि आजादी के बाद का भारत। तो आजादी के बाद किस प्रकार से भारत का पुनर्गठन हुआ और सुदृढ़ीकरण हुआ। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, एक तो भारत का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, एकीकरण कैसे हुआ वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में, इतनी रियासतों को मिलाकर के एक इंडिया कैसे बनाया, उसके लिए मैकेनिज्म क्या थे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था, विलय पत्र क्या था, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ में चैलेंजेस क्यों क्रिएट हुए। तो एकीकरण पढ़ना पड़ेगा। दूसरा फिर आपको पढ़ना है कि भारत में नए राज्य बनाए जाने का रास्ता कैसे निकाला गया। तो क्या भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए गए, और नहीं बनाए गए तो क्यों नहीं बनाए गए, उस समय पूरी आइडियोलॉजी आपके सामने होनी चाहिए। तीसरा फिर आपको पढ़ना है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया। तो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इंडिया को आपने कंसोलिडेट किया। और सुदृढ़ीकरण के लिए फिर आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, यानी विदेश नीति। तो विदेश नीति के माध्यम से आपने चीन के साथ संबंधों को कैसे इंप्रूव किया। 1954 में आपने भारत चीन भाई भाई का नारा दिया। 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया। तो क्या चीन के साथ हमारी पॉलिसी, पंचशील का जो एग्रीमेंट 1955 में साइन किया गया था, वो सफल नहीं रहा। इसके सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमें अपनी नीति को कैसे इंप्रूव किया। पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1971 का युद्ध हुआ, फिर आगे बहुत सारे युद्ध हुए। 1966 का जो ताशकंद समझौता, उसका मेन पॉइंट्स क्या है, 1972 के शिमला समझौते के मेन पॉइंट्स फीचर्स क्या है, और इंडिया आज तक इस समझौते से क्यों जुड़ा हुआ है। श्रीलंका के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या थी, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो ये कंसोलिडेशन के लिए सरकार ने कौन से प्रयास किए। इसके अलावा भारत के भीतर को कुछ ऐसे आर्थिक बदलाव किए गए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए। तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भारत में चकबंदी और भूमि सुधार का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत ग्रामदान भूदान को एक टूल्स माना गया था, वो किस सीमा तक सफल रहा, सरकार ने बाद में उसको रोका क्यों। इतने सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे तब जाकर के आपका ये कवर होगा। इसके बाद फिर हम आते हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए विश्व के इतिहास में आपको कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ने, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उस पर सीधे बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 18वीं शताब्दी से, तो 18th सेंचुरी से विश्व के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, इसमें सबसे पहले आ रहा है वो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइट। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको क्या पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, क्यों हुई वो कारण, और दूसरा जापान में औद्योगिक क्रांति बहुत बाद में हुई, क्यों। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जापान की औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार से अलग थी, जापान में डिले क्यों हुआ, और यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतियों के स्वरूप में क्या क्या अंतर था। औद्योगिक क्रांति ने बाद में पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा को कैसे बढ़ावा दिया, और दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की दौड़ को आगे बढ़ावा दिया। तो उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म, और फिर उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, डीकोलोनिज्म। तो उपनिवेशवाद में आपको यह पढ़ना है कि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप की विभिन्न कंपनियों ने या विभिन्न देशों ने, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या स्पेन हो, पुर्तगाल हो, इन सभी ने अफ्रीका महाद्वीप को किस तरीके से डिवाइड कर दिया। अपनी कंपटीशन के कारण अफ्रीका महाद्वीप को इन्होंने अपने लिए डिवाइड कर लिया। इसी प्रकार से चीन में उपनिवेश कैसे बना, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने डिवाइड कर लिया। फिर इंडो चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वाला जो क्षेत्र है, फ्रेंच कॉलोनी बना। और भारत
किस तरीके से विभिन्न कंपनियों का गुलाम बना, अंतिम रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी और मलेशिया या फिर मलय प्रायद्वीप। तो मलेशिया के साथ थाईलैंड का कुछ पार्ट किस प्रकार से ये यूरोपीय कंपनियों के अधीन रहा। तो ये मुख्य 5 उपनिवेश आपको पढ़ने। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के मेन फैक्टर्स क्या थे, उपनिवेशवाद में क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, और बाद में उपनिवेशवाद के खिलाफ विभिन्न प्रकार के आंदोलन कैसे चलाए गए, उनको कहते हैं बी उपनिवेशवाद, डीकोलोनाइजेशन। बी उपनिवेशवाद, डीकोलोनाइजेशन। देखिए, उपनिवेशवाद को बढ़ाने के लिए यूरोपीय कंपनियों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी कंपनी ने भारत के श्रमिकों को दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंचाया। करारबद्ध श्रम, इंडेंचर्ड लेबर। तो इन श्रमिकों को यहाँ से ले गए, इन देशों में जाकर के बसा दिया, और उसके कारण कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल पैदा हुआ कि ये वहाँ जाकर के या तो अपनी भारतीय कल्चर को भूल गए या फिर उन्होंने वहाँ जाकर के भारतीय कल्चर को इंट्रोड्यूस किया और इन देशों में भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार हुआ। तो दोनों एस्पेक्ट हैं वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। दूसरा एस्पेक्ट आपको ये पढ़ना है कि इन उपनिवेशों की जनता किस प्रकार जागरूक हुई, वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारक कौन से थे जिनकी वजह से इन उपनिवेशों की जनसंख्या ने अपनी शक्तियों के खिलाफ, औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और आज़ादी प्राप्त की। तो डीकोलोनाइजेशन की पूरी एक प्रोसेस है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा फिर कुछ क्रांतियां जो 18वीं शताब्दी में होती हैं, इनमें सबसे पहले आपको पढ़ना है औद्योगिक क्रांति, इसके बाद पढ़ना है आपको 1776 में अमेरिका की क्रांति, और फिर पढ़ना है 1789 में फ्रांस की क्रांति, और 1917 में फिर आपको रूस की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति क्या एक आर्थिक विद्रोह था, फ्रांस की क्रांति क्या एक राजनीतिक विद्रोह था। तो अमेरिका और फ्रांस की दोनों क्रांतियों ने मिलकर के किस प्रकार आधुनिक विश्व की आधारशिला रखी। तो हम कैसे कहेंगे आधुनिक विश्व का अर्थ क्या था, क्योंकि अमेरिका की जो क्रांति है उसका मेन एलिमेंट्स इकोनॉमी था और फ्रांस की क्रांति का मेन जो एलिमेंट्स है वो पॉलिटिकल लिबर्टी था। तो संसार को आधुनिक बनाने के लिए अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों चाहिए। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि आधुनिक विश्व का आगाज इन दोनों क्रांतियों के माध्यम से हुआ। तो इन क्रांतियों का पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, पूरे संसार को कैसे इन्होंने प्रभावित किया। फिर 1970 रूस की क्रांति ने साम्यवाद को आगे बढ़ाया। तो देन औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को आगे बढ़ाया और रूस की क्रांति ने साम्यवाद को। तो दुनिया में पूंजीवाद को काउंटर करने के लिए साम्यवाद का जन्म कैसे हुआ, तो क्या साम्यवाद पूंजीवाद को काउंटर कर पाया, किस सीमा तक, और फिर इसके रिजल्ट आगे जाकर के क्या हुए। और लास्ट में फिर आपको पढ़ना है 2 विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध 1 और 2, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, उसका रिजल्ट क्या निकला। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक, तो क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए केवल जर्मनी जिम्मेदार था, फ्रांस जिम्मेदार था, वर्साई की ट्रीटी जिम्मेदार थी, या फिर इंटरनेशनल जो पावर्स थी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट निहित स्वार्थ इसके लिए जिम्मेदार थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की दिशा कैसे बदली, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, विभिन्न प्रकार के संगठन बने, शीत युद्ध का आरंभ हुआ, नाटो का जन्म होता है, तीसरे विश्व की संकल्पना जन्म लेती है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इंपैक्ट आपको उसमें दिखाने होंगे। इस तरीके से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। देखिए सिलेबस का सेकंड पार्ट इंडियन सोसाइटी है और इसके भी 4 सेक्शंस सिलेबस में दिए गए। सबसे पहले इंडियन सोसाइटी की विशेषताएं, समाज की विशेषताएं और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विविधता। तो भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताना है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा यानी जाति व्यवस्था की क्या भूमिका भारतीय समाज में रही है। तो जाति को लेकर के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो जाति का पूरा एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा। क्या भारत जातिहीन समाज की ओर जा रहा है, जातियों को कैसे समाप्त किया जाता है, जाति ने किस प्रकार से भारत में पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट किया है। दूसरा, भारतीय समाज में वर्ग, क्लास, जाति के साथ साथ क्लास सिस्टम इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या हम इंडिया को क्लास डिवीजन की ओर पुश कर रहे हैं या क्लासलेस सोसाइटी बना रहे हैं। तीसरा, भारतीय समाज में पैतृक अधिकार, पेट्रियार्कल यानी माता पिता की संपत्ति में बच्चों को किस प्रकार से अधिकार दिया जाता है, उसने सोसाइटी को किस सीमा तक प्रभावित किया है। उसमें महिलाओं के मुख्य मुद्दे शुरू से लेकर के वर्तमान समय तक क्या रहे हैं। और अगला है विवाह,
मैरिज, तो मैरिज कास्ट और इंटरकास्ट यानी जातियों के बाहर विवाह करना अब समाज में किस प्रकार से बदलाव को प्रेरित कर रहा है और नए जो इश्यूज समाज में पैदा हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर इश्यूज, होमोसेक्सुअल मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ये सभी भारतीय समाज के संदर्भ में आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भारतीय समाज में अब महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा कैसे बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया, तो वह इस दिशा में कितना कारगर रहा है। और भी न्यू एस्पेक्ट, कन्या भ्रूण हत्या क्या है, सरोगेसी, सरोगेसी जो मदर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सभी एस्पेक्ट सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। और फिर भारत में विविधता, तो भारत में जो विविधता है उसमें आपको कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता का अर्थ क्या है, विविधता के कितने रूप भारत में पाए जाते हैं, तो वो विविधता क्या सुपरफिशियल ऊपरी तौर पर दिखाई देती है, लेकिन उसका जो इंटेंट है, जो उसका सोल है वो यूनिटी है, और उसका आउटर जो पार्ट है वो हमको डाइवर्सिटी के रूप में दिखाई देता है। तो हमारी विविधता के लिए विभिन्न प्रकार के चैलेंज वर्तमान में क्या पैदा हो रहे हैं, तो हम ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का हिस्सा बन गए। तो ग्लोबलाइजेशन से जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा, जीवन शैली भारत में आ रही है वो हमारी सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि अब हम ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बनते जा रहे हैं और अपनी लोकल पहचान को खोते जा रहे हैं। तो हमारी रीजनल लैंग्वेज कमजोर हो रही है, हमारा पहनावा, खान पान और हमारी प्रैक्टिस और परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी विविधता किस प्रकार से इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कमजोर होती जा रही है। एक इसमें दिया गया है सिलेबस में कि भारत में रोल ऑफ वीमेन्स, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, दूसरा जनसंख्या, पॉपुलेशन और विभिन्न प्रकार के मुद्दे, तीसरा निर्धनता, गरीबी, और चौथा दिया गया है नगरीकरण या शहरीकरण और उसकी विभिन्न समस्याएं और समाधान। महिलाओं की भूमिका, रोल पूछा है, तो पिछले वर्षों में काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप कैसे कवर करेंगे, तो महिलाओं की पंचायती राज सिस्टम में भूमिका को पूरा ट्रेस कीजिए, पूरा डिटेल में तैयार करो उसका नोट्स, ठीक है। दूसरा महिलाओं की पॉलिटिकल रोल, भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें महिलाओं का रोल 1950 से लेकर के अब तक किस रूप में रहा है। और तीसरा अर्थव्यवस्था में, यानी भारत में महिलाओं के पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में उत्पादन के कितने साधन उनके हाथ में, कितने मामलों में महिला आर्थिक दृष्टि से निर्णय ले पा रही हैं, कितनी महिला उद्यमी है, इकोनॉमी में उनका रोल क्या है। कल्चरल एस्पेक्ट, कितनी महिलाएं जो कल्चरल सेक्टर्स में, स्पोर्ट्स हुआ, पेंटिंग्स हुआ, म्यूजिक हुआ, या फिर बॉलीवुड हुआ, हॉलीवुड हुआ, इन सेक्टर्स में महिलाओं का रोल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। प्रशासन में यानी सिविल सेवा और सैनिक सेवाओं में महिलाओं की भूमिका किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और महिलाओं का एक कन्वेंशनल रोल, क्या महिला अपने पारिवारिक रोल को छोड़ करके अब एक्स्ट्रा फैमिली रोल्स में ज़्यादा बिजी हो रही है, तो वो इन दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। महिला संगठनों में आपको पढ़ना फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलन है फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो महिलावादी आंदोलन, तो इनकी मेन डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं कि महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए सभी क्षेत्रों में। तो वो अधिकार लीगली तो दे दिए गए कानून के माध्यम से, लेकिन प्रैक्टिकली वो अभी उस तरीके से दिखाई नहीं देते। किसी भी सेक्टर में पुरुषों के बराबर महिला नहीं है, यानी 50% पुरुष और 50% महिला किसी सेक्टर्स में हो, ऐसा नहीं देखा गया है। तो देन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की मेन डिमांड्स क्या है, वो पूरा मूवमेंट आपको तैयार करके जाना होगा। जनसंख्या, इंडिया में जनसंख्या एक इकोनॉमिक बर्डन बन चुका है। तो जनसंख्या या तो हमारे लिए अवसर है, अपॉर्चुनिटी, अगर हम इसको डिविडेंड माने तो, या फिर बर्डन है। तो जनसंख्या के विभिन्न एस्पेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, किस प्रकार देश के लिए चैलेंजेस, विशेषकर सिक्योरिटी और आर्थिक संसाधनों के मामले में इसको तैयार करना पड़ेगा टॉपिक को। निर्धनता, यानी निर्धनता क्या है, निर्धनता को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो कन्वेंशनल पैटर्न हो गया। यानी इतने प्रयास करने के बावजूद हम भारत को गरीबी से मुक्त देश क्यों नहीं बना पा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को आपको जज करना होगा और आपको अपना एक ओपिनियन तैयार करना पड़ेगा कि आपके अनुसार भारत में निर्धनता को कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक दूरगामी सोच अपनानी पड़ेगी। नगरीकरण, शहरीकरण क्या है, तो नगरीकरण, शहरीकरण से किस प्रकार से समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्षैतिज नगरीकरण, ऊर्ध्वाधर नगरीकरण क्या होता है, और नगरीकरण की समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कितना ठीक है, शहरों की वाइबिलिटी, बहनीयता कैसे बढ़ेगी, या फिर मास अर्बन ट्रांसपोर्ट, यानी जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है
अगर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलाया जाए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम कर दिया जाए, तो क्या हम अपने नगरों की काफ़ी समस्याओं को, पॉल्यूशन को, एक्सीडेंट को, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को शांत कर सकते हैं, यानी इनको कम किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पढ़नी पड़ेंगी। गवर्नमेंट अब कौन से इनिशिएटिव्स अपना रही हैं कि अर्बेनाइजेशन को कंट्रोल किया जा सके, और अर्बेनाइजेशन का एक साइड इफेक्ट स्लम्स के रूप में, गंदी बस्तियों के रूप में पैदा हुआ है, वो आपको देखना होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है? सबसे पहले वृद्ध व्यक्तियों पर क्या प्रभाव हुआ है? ओल्ड एज पर्सन पर, यानी वृद्ध व्यक्तियों को अब भारत के लोगों ने ओल्ड एज में सेवा करना बंद कर दिया है और उनको अब ऐसे आश्रमों में धकेल दिया है जहां वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट है, जहां पर व्यक्ति न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर जा रहा है और यहाँ पर ओल्ड एज पर्सन को दिक्कतें आ रही हैं। महिलाओं पर क्या प्रभाव हुआ है? यानी महिलाओं को एक ग्लोबल पोस्चर मिला है, महिलाओं की पोजीशन में बदलाव हुआ है, वो पूरे संसार के साथ कदम से कदम मिला करके बढ़ सकती हैं, आगे जा सकती हैं। लेकिन वीमेंस को उसी अनुपात में टारगेट भी किया गया है। किस प्रकार के चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन में महिलाएं जो फेस कर रही हैं, महिला और लड़कियां। और तीसरा है भारत में दलित या जो कमजोर वर्ग है उनको वैश्वीकरण किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है। और भारत के समाज की जो जड़ता है, जो हमारी विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, उनको वैश्वीकरण ने किस सीमा तक प्रभावित किया है, चाहे वो विवाह हो या दहेज लेना हो, बेटा बेटी को गोद लेना हो, माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का मामला हो, वैश्वीकरण किस सीमा तक उनको प्रभावित कर रहा है। आयु संबंधी मामले, लिंग संबंधी मामले, ये वैश्वीकरण से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वैश्वीकरण से भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, होमोसेक्सुअल मैरिज और ट्रांसजेंडर इश्यूज बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो सोसाइटी में किस प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर ट्रेस करना पड़ेगा। और एक लास्ट एस्पेक्ट इसमें और दिया गया है, यानी भारतीय समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो एस्पेक्ट्स दिए गए हैं सिलेबस में, जैसे कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, यानी इतना सब कुछ होते हुए भी अभी भी भारत में सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। तो इसके मेन कारण क्या हैं, ये कंट्री के लिए चैलेंजेस कैसे बने हुए हैं। सांप्रदायिकता, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्षता की आधुनिक परिभाषाएं क्या की जा रही हैं, इसको लेकर के न्यू चैलेंजेस हमारे सामने क्या आ रहे हैं, सेकुलरिज्म। और इसके बाद रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता या प्रादेशिकता, यानी रीजनलिज्म जरूरी है, लोकलिटी बनी रहनी चाहिए, लेकिन रीजनलिज्म के साथ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीयता टॉप पर होनी चाहिए। तो क्षेत्रीयता के साथ राष्ट्रीयता को बनाए रखने में भारत को दिक्कत आ रही है, यानी देश में राष्ट्रीय एकीकरण के सामने तीन बड़ी समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता, पंथ निरपेक्षता, क्षेत्रीयता, और इंडियन सोसाइटी से ये जुड़ा हुआ पार्ट है। तो इसको आपको ओवरऑल कवर करना ही होगा। नेक्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी वाला पोर्शन। आप देखते हैं कि ज्योग्राफी का जो पार्ट है किस तरीके से कवर किया गया है, भारत और विश्व का भूगोल। देखिए, तो मुख्यतः तीन एस्पेक्ट सिलेबस में दिए गए हैं, तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहला दिया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्राकृतिक संसाधन का वितरण भारत और विश्व में किस प्रकार से है, इनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है और कौन से नए चैलेंजेस वर्तमान में आ रहे हैं। तो इसमें एक तो आपको पढ़ना है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, दूसरा पढ़ना है वन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, थर्ड पढ़ना है लैंड यानी भूमि संसाधन, और फोर्थ पढ़ना है एनर्जी, ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, जल संसाधन में कई प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। लवणीय जल समुद्रों में, लेकिन लवणीय जल अभी हमें केवल हेल्प कर रहा है फॉरेन ट्रेड के लिए, समुद्रों के रास्ते से ही पूरा व्यापार होता है पानी के जहाज़ों का प्रयोग करते हुए। लेकिन हम सैलाइन वाटर का यूज कैसे कर सकते हैं, ये भविष्य में हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स कैसे बन सकता है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी जिनमें इन्वेंशन अभी हो रहा है उनको आपको पढ़ के जाना होगा। ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जाएंगे। और ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर जो अवेलेबिलिटी भारत में है, दुनिया में है, कि भारत में मेन रूप से देखा जाए कि फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर भी सफिशियंट है ज़्यादातर एरियाज में, उसके बावजूद हम क्राइसिस क्यों फील कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। तो आपको ये ट्रेस करना होगा कि इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग कितना ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर होना चाहिए, तो क्या हमारे देश के पास उपलब्ध है, और अगर है तो हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव इस दिशा में लिए हुए हैं। और दूसरा, वाटर स्ट्रेस। तो भारत कई क्षेत्रों में वाटर स्ट्रेस को फील कर रहा है, उसका कारण क्या है, और भारत ने जल संसाधनों का ऑप्टिमम यूज करने के लिए किस प्रकार से अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाएं। और ये न्यू कॉन्सेप्ट आया, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यानी बहते हुए जल से सीधे बिजली कैसे बनाई जाए, जिसे डैम के कॉन्सेप्ट को साइडलाइन किया जा सके, क्योंकि डैम बनाने से फिर अर्थक्वेक, भूकंप जैसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जल संसाधन को पूरा आप कवर करेंगे। 3-4 एस्पेक्ट हैं इसके। वन संसाधन, फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में आपको ये पढ़ना है कि फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं इनकी पोजीशन भारत में क्या है। एक तो इंडिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखना, और दूसरा फॉरेस्ट रिसोर्सेज का क्लाइमेट में क्या रोल है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस को वन संसाधन कैसे अनुकूल बना सकता है। तो ये सब आपको इसमें देखना होगा। और तीसरा आपको पढ़ना है कि भूमि संसाधन। भूमि संसाधन यानी भारत में जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड और कॉमर्शियल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर, हमें अपने लैंड रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करना है कि उससे हम नगरीय जनसंख्या को सेटल कर सकें, और इसके अलावा देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम एक प्रोडक्शन लेवल को भी मेंटेन कर पाएं। तो क्या भारत ऐसा कर पा रहा है? तो लैंड मैनेजमेंट के लिए, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो पूरी जानकारी आपके पास अपडेट होनी चाहिए, तभी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो वन संसाधन, भूमि संसाधन का अगर भारत ने सही तरीके से मैनेजमेंट किया तो हम भारत की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है। फिर इसके बाद आता है एनर्जी। तो एनर्जी के 2 मेन पार्ट, कन्वेंशनल एनर्जी या फॉसिल्स फ्यूल। तो जीवाश्म ईंधन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी तेजी से घटती जा रही है। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले हैं, लेकिन फॉसिल्स फ्यूल पर अभी दुनिया की डिपेंडेंसी है। तो उसका कारण आपको पता करना है, फॉसिल्स फ्यूल ने किस प्रकार के इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चेंजेस, इकोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट किए हैं, उनको आपको पूरा ट्रेस करना होगा। और फॉसिल्स फ्यूल्स के अल्टरनेट्स के रूप में भारत में और दुनिया में किस प्रकार सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और विंड एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। विशेषकर भारत के संदर्भ में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की संभावना क्या है। तो क्या भारत को परमाणु ऊर्जा जैसे विकल्प की ओर जाना चाहिए? एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसके साथ किस प्रकार के सिक्योरिटी चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस मामले में क्या है, और सरकार इस क्षेत्र में क्यों मूव करना चाहती है, तो वो सब आपको इसमें तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, एक तो रिसोर्सेज वाले टॉपिक को आप इस तरीके से कवर करेंगे। दूसरा पार्ट है उद्योगों का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। देखिए, तो भारत में और विश्व में प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग किस प्रकार से लगाए जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र के उद्योग किस प्रकार से लगाए जाते हैं, तृतीय क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना कैसे की जाती है। एक परंपरागत तरीका ये था कि जहाँ पर कच्चा माल मिलता है वहीं पर उद्योग लगाया जाएगा, लेकिन अब भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ट्रेंड शुरू हो गया है कि अब जहाँ पर रॉ मटेरियल का सोर्स है उससे काफ़ी दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर इंडस्ट्री लगाई जा रही है। तो इसका कारण पता करना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कच्चे माल के सोर्स से बहुत दूर उद्योग क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट बहुत स्पीडी हो गया है, परिवहन सुविधाएं बहुत द्रुतगामी हो गई हैं, तकनीक का विकास हो गया है, लेबर अब बड़े शहरों में ज़्यादा सेंटर्ड है और कैपिटल भी बड़े शहरों में। इसलिए कच्चे माल के स्रोत से बहुत दूर इंडस्ट्री लगाते हैं, तो वो सक्सेसफुल इसलिए हो रही है क्योंकि परिवहन के माध्यम से हम कच्चा माल वहाँ से मंगा सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमको रिमोट एरिया में बड़े शहर के पास मिल जाएगी। इसलिए इंडस्ट्रीज़ के लोकलाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन में एक बड़ा बदलाव अभी हाल के दिनों में देखा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो विभिन्न उद्योग हैं, फिशरीज, मछली पालन, तो भारत में और दुनिया में मछली पालन क्षेत्रों को आप लोकेट करेंगे। मत्स्य पालन क्यों जरूरी है, कौन सी समस्या मत्स्य पालन के सामने आ रही हैं, और फिशरीज सेक्टर का वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या रोल है। इसके अलावा इसमें फॉरेस्ट सेक्टर आता है, माइनिंग खनन क्षेत्र आता है कि कोयले का जो उत्खनन किया जाता है उससे किस प्रकार के इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर उस तेजी से ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, इतनी रिवॉल्यूशन होने के बावजूद।
यानी प्राथमिक क्षेत्र में आप देखें भारत में हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। हरित क्रांति के बाद क्या रिजल्ट आए, इसके बाद आपने मछली पालन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की है, ब्लू रिवॉल्यूशन समझे किया है। तो इतनी सारी रिवॉल्यूशन हम हर सेक्टर में कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री नहीं बन पा रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर की पूरी नेचर आपको पढ़नी होगी। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लैग क्यों कर रहा है, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो भारत सेकेंडरी सेक्टर में पिछड़ रहा है, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दुनिया में सेकेंडरी सेक्टर की पोजीशन क्या है, भारत उसमें पीछे क्यों बना हुआ है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थिति, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो इन उद्योगों की लोकलाइजेशन देखना पड़ेगा। और भारत में जब आप पढ़ेंगे उद्योगों को तो ऐसे भी देखना है कि उत्तर भारत में जो उद्योग हैं दक्षिण भारत में उनकी नेचर अलग है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जो उत्तर भारत में सेंटर थी वो साउथ की ओर जा रही हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, चीनी उद्योग उत्तर भारत का केंद्र माना जाता था, लेकिन अब वो दक्षिण भारत की ओर जा रहा है। तो दक्षिण भारत में शुगर इंडस्ट्रीज के मूव करने के कारण क्या है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो 3 से 4 उसके कारण है। टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र में जो मुख्य उद्योग हैं वो ट्रांसपोर्ट परिवहन, यानी भारत में बुलेट ट्रेन चलाए जाने की संभावना। तो आप बुलेट ट्रेन किस आधार पर चलानी चाहिए, भारत में क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, भविष्य क्या होगा बुलेट ट्रेन का। इसी प्रकार से भारत में इको टूरिज्म, पर्यटन तृतीय क्षेत्र का विषय। तो इको टूरिज्म के माध्यम से हम इकोनॉमी को किस तरीके से लीड कर सकते हैं, तो इको टूरिज्म क्या होता है, इसके विभिन्न एस्पेक्ट क्या हैं, तो ये आपको टर्सरी सेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत और विश्व के संदर्भ में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। इसके बाद जो तीसरा एस्पेक्ट है वह है जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी भूभौतिक विशेषताएं। भूभौतिक विशेषताएं, जियोग्राफिकल फीचर्स। इसमें एक तो आपको पढ़ना भूकंप, अर्थक्वेक क्या है, दुनिया में कैसे आते हैं, कैसे चैलेंज है भूकंप के सामने बने हुए, सुनामी क्या है, सुनामी के विभिन्न एस्पेक्ट क्या हैं, और तीसरा ज्वालामुखी, वॉल्केनोज क्या है। ये तो कन्वेंशनल टॉपिक्स है, आपको पढ़ने हैं। विशेषकर ये पढ़ना है कि भारत में इनकी संभावना कितनी है और भारत ने इनको फाइट करने के लिए, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी तैयारी को किस स्तर पर पहुंचाया है। तो ये आपको तैयार करके रखना पड़ेगा नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर्स में आपको ये पढ़ना है कि भारत के जो विभिन्न जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो कोर जियोग्राफिकल फीचर्स हमें भारत में दिखाई देते हैं, उनमें रिसेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कंट्री के फेवर में हैं या अगेंस्ट जाते हैं। तो जैसे लैंड फॉर्म्स, तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हमें इंडिया में दिखाई देते हैं, पहाड़, पर्वत, घाटियाँ, नदी, तालाब, झीलें। तो ये जो लैंड फॉर्म्स हमको नेचुरली दिखाई दे रहा है, तो ये जो नेचुरल जो लैंड फॉर्म्स हैं इनमें किस तरीके से बदलाव तेजी से हो रहे हैं। इकोलॉजिकल जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं लाइक द हैबिटेट, यानी विभिन्न जीव जंतुओं के और वाइल्ड लाइफ के निवास, हैबिटेट और बायोम। तो हैबिटेट और बायोम ये दोनों क्या होते हैं, ये इकोलॉजिकल सिस्टम के फाउंडेशन क्यों हैं, और अभी हाल ही में इनका नेचर कैसे हो रहा है, किस तरीके से हम विकास की दौड़ में हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हैबिटेट तेजी से समाप्त हो जा रहे हैं, बायो में डिस्टर्बेंस पैदा हो जा रहा है। तो उसके किस प्रकार के साइड इफेक्ट इंडिया को और पूरे विश्व के सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जलीय क्षेत्र में, ओशंस में जो फॉर्म्स बने हुए हैं, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, ग्लेशियर्स में जो भी फॉर्म्स हमको नजर आते हैं, इनमें किस प्रकार के बदलाव तेजी से हो रहे हैं। तो क्या इन बदलावों से पूरी दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी, या हम दुनिया के सामने ऐसे चैलेंजेस पैदा कर पाएंगे जिससे दुनिया कभी फिर जीत नहीं पाएगी और विश्व को लास्ट में सरेंडर करना होगा, या फिर हम इन लैंड फॉर्म्स में जो भी बदलाव हो रहे हैं जियोग्राफिकल फीचर्स में, इन बदलाव को देख करके अपने भीतर सुधार करें और डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है उसको तेजी से बदला जाए, जिससे हम दुनिया को, इस ग्लोब को, अर्थ प्लैनेट को एक बेस्ट फ्यूचर की ओर ले जा सकें। इस तरीके से आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चन पेपर 1 में जब आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आंसर राइटिंग सेशन हमने जारी किया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार हमको हिंदी इंग्लिश मीडियम में आंसर लिख करके भेज रहे हैं। हम उनके आंसर को पहले टाइप करवाते हैं, क्योंकि जिससे वो सभी लोगों को विजिबल हो जाए अच्छे तरीके से, और फिर उसमें बताते हैं कि आपको अपने उत्तर में कितने तक मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आती है आईएएस मेंस एग्जाम को क्रैक करने में, तो देन आप इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।